शुभ दिवस क्लास 11th। आज हम क्या पढ़ेंगे? विलयन की एंथैल्पी, जल योजन की एंथैल्पी। कल कहाँ तक देख चुके थे? कल हम लोग पढ़े थे उदासीनीकरण की एंथैल्पी और दहन की एंथैल्पी। आज देखते हैं विलयन की एंथैल्पी। ठीक, क्या होता है विलयन? जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाकर उन दोनों का एक मिश्रण बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? विलयन। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एंथैल्पी में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब एंथैल्पी के लिए देखेंगे किसी पदार्थ के एक मोल को विलायक के आधिक्य में पूरी तरह घोलने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है? विलयन की एंथैल्पी। किसी पदार्थ का एक मोल, ठीक है, उसको विलायक के आधिक्य मतलब विलायक अधिक रहे, ठीक है, उसके आधिक्य में पूरी तरह घोलने पर उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? विलयन की एंथैल्पी। तो विलायक का आधिक्य मान क्या होता है? विलयन बनने के बाद देखो, यदि हम विलयन बना लिए हैं किसका? विलेय और विलायक का। यदि इसमें विलायक की और भी अल्प मात्रा यदि हम मिला देते हैं तो किसी भी प्रकार का उसमें ऊष्मा परिवर्तन और नहीं होता। तो हम लोग ये समझ के मतलब इतना ही मात्रा में हम लोग लेंगे तभी ये विलायक का आधिक्य मान होगा। इतना करके हम लोग को पहले से उसको उसी अमाउंट में लेना है, ठीक है, विलायक का आधिक्य मान में। और उससे विलयन बनाने के बाद यदि उसमें हम और भी अगर मिलाना चाहें तो क्या होता है? उसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अर्थात विलयन, देखो, विलयन बनने के बाद यदि इसमें विलायक की अल्प मात्रा मिलाई जाए तो किसी भी प्रकार का ऊष्मा परिवर्तन ना हो, ऐसे विलायक को क्या बोलते हैं? विलायक का आधिक्य मान। ठीक, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पोटेशियम क्लोराइड को एक्वा फेज में, मतलब ये विलायक में रिएक्शन करवाता है तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड का सॉलिड फेज से एक्वा फेज में। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन कितना आता है? प्लस 18.6 किलो जूल। कॉपर सल्फेट को यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर सल्फेट एक्वा फेज में। ठीक, इसके लिए डेलेज का मान कितना जाता है? -66.5 किलो जूल। ध्यान से यहाँ पर एक 3 लाइन नोट कर लो। यहाँ पर प्लस में आया है और यहाँ माइनस में आया है। क्यों यहाँ पर प्लस में आया है, क्यों यहाँ पर माइनस में आया है? देखो, ऐसे लवण जो हाइड्रेट नहीं बना पाते हैं, ठीक है, ये तो लवण है। ठीक, ऐसे लवण जो हाइड्रेट नहीं बना पाते हैं कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और क्या है? NaCl। ठीक, ये सब क्या होते हैं? विलयन की एंथैल्पी के लिए सामान्यतः इनका मान किस में आता है? धनात्मक में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेट नहीं बनाते। और जो हमारा ऐसे लवण है जो कि हाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, तो ये इनका मान जो डेलेज परिवर्तन होगा इनका मान क्या में आएगा? नेगेटिव में। ठीक, ये हमारा कॉपर सल्फेट, इसीलिए यहाँ पर ये जब क्रिया किया तो इसके लिए डेलेज का मान कितना है? -66.5 किलो जूल। और ये ऐसे लवण जो हाइड्रेट नहीं बनाते हैं, ठीक, और ये बनाते हैं तो इसके लिए माइनस में, इसके लिए प्लस में। ठीक, अब देखते हैं जल योजन की एंथैल्पी। आ गया समझ में? जल योजन की एंथैल्पी क्या है? जब किसी निर्जलीय लवण का एक मोल जल के कुछ निश्चित संख्या में अणुओं से संयुक्त होकर जलीय लवण बनाता है तो अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या हो जाएगा? जल योजन की एंथैल्पी। ठीक है, ध्यान से एक बार और देख लो क्या कह रहा है। जब किसी निर्जलीय लवण, ठीक, निर्जलीय लवण का एक मोल जल के कुछ निश्चित संख्या में, यहाँ पर जल का उसका संख्या निश्चित होता है, ठीक है, हम लोग उसको क्रिया करवाने के लिए क्या करते हैं? एक निश्चित अमाउंट में लेते हैं। ठीक, तो
जब किसी निर्जलीय लवण का 1 मोल जल की कुछ निश्चित संख्या में अणुओं से अब संयुक्त हो गया तो इसके लिए जलीय लवण बनता है। तो अभिक्रिया में होने वाला इसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? जलयोजन की एंथैल्पी। ठीक, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट का 5 मोल वाटर से क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बना है यहाँ पर? CuSO4 5H2O। ठीक, और इसके लिए डेलेज का मान क्या आ गया? -78 किलोजूल में। और जब बेरियम क्लोराइड का 2 मोल वाटर के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बेरिलियम क्लोराइड। और इसके साथ क्रिया करके 2H2O लिक्विड से यहाँ सॉलिड में आ गया। अब इसके लिए जो उसमें परिवर्तन हो रही है इसका मान माइनस में -29.4 किलोजूल में। ठीक है, तो इसके लिए एक फिक्स अमाउंट में हम लोग क्या लेते हैं? उसका वाटर का मान लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? और इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? जलयोजन की एंथैल्पी। ठीक, आगे है इसी में ना जलयोजन की एंथैल्पी के लिए कुछ और जानकारी है। जालक एंथैल्पी तथा जलयोजन एंथैल्पी द्वारा विलयन की एंथैल्पी। ठीक, अब हम लोग जलयोजन की एंथैल्पी को जान लिए, लेकिन अब हम लोग क्या जानेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म, लैटिक्स एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक, जालक एंथैल्पी, लैटिक्स जिसको क्या बोलते हैं? जालक, उसके लिए एंथैल्पी तथा जलयोजन एंथैल्पी द्वारा विलयन की एंथैल्पी। फर्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन बिटवीन आयन, आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण का विघटन। ठीक, विघटन मतलब इसका इंग्लिश क्या है? ब्रेकिंग, ब्रेक करना। ठीक, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, इलेक्ट्रिकल विद्युत बिटवीन, इन दोनों के मध्य। ठीक, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके अंतर, किसमें? आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण को समाप्त कर यदि गैसीय अवस्था में आयनों का निर्माण होता है। ठीक, किनके बीच? आयनों के बीच। तो गैसीय अवस्था में आयनों का निर्माण होता है तो इस कंडीशन में निकाय बाहरी आवरण से ऊष्मा को लेना चाहेगा। तो ये कौन सा प्रक्रम होगा? ऊष्माशोषी। ठीक, तो इसमें जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग किस में डिस्कस करेंगे? लैटिक्स एंथैल्पी में, जालक एंथैल्पी में। किसमें? जब दोनों आयनों के बीच में यदि आकर्षण को समाप्त कर गैसीय अवस्था में आयनों का निर्माण करें। ठीक, तो आगे देखते हैं जालक एंथैल्पी में क्या होता है इसका यूज। अब जालक एंथैल्पी क्या बोलते हैं? लैटिक्स एंथैल्पी। एल से शो करते हैं, 0 हमारा मानक के लिए बताता है। यदि मानक कंडीशन में 1 मोल आयनिक कंपाउंड, ठीक, अब देखो यहाँ पर आयनिक आ गया तो आयनिक कंपाउंड के लिए NaCl को लेंगे, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। क्यों? इसमें दोनों में आयन का आवेश होता है, तो इनके लिए माइनस आवेश, सोडियम के लिए प्लस आवेश। ठीक, यदि मानक कंडीशन में, ठीक, हमेशा इसके लिए क्या होगा? कंडीशन हमारा मानक कंडीशन में 1 मोल आयनिक कंपाउंड को गैसीय अवस्था में उसके आयनों में विघटित करने के लिए, ठीक, आयनों में विघटित करने के लिए आवश्यक एंथैल्पी। अब यहाँ पर तो सॉलिड फेज में है हमारा, ये ठोस है। ठीक, क्योंकि जालक एक ठोस नमा संरचना। ठीक, तो ये NaCl हमारा क्रिस्टल जालक है, तो इसके लिए सोडियम को प्लस आवेश गैस के लिए और क्लोरीन को माइनस आवेश गैस के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसमें जो भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलेंगे? जालक एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊष्मा शोषी की हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या है? प्लस में। आ गया समझ में? तो विलयन की एंथैल्पी और जलयोजन की एंथैल्पी समझ में आ गया। ठीक, अब एक और जालक एंथैल्पी तथा जलयोजन एंथैल्पी द्वारा विलयन में कैसा परिवर्तन हो रहा है ये भी देख लिए। आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण का विघटन किस प्रकार से हो रहा है ये भी देख लिए कि उसके आयनिक आकर्षण को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अब इन दोनों में प्लस और माइनस के बीच जो यहाँ प्लस और माइनस के बीच जो आयनिक आकर्षण है, आयनिक प्लस का और माइनस का, इन दोनों के बीच जो आकर्षण है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। और किस में चेंज कर रहे हैं? गैसीय फेज में। यहाँ पर है ना, स्पष्ट दिया है, देखो, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन बिटवीन आयन, आयन के बीच में उसको आयन के आकर्षण को तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक, जिससे हमको क्या प्राप्त हो गया?
जालक एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हो रहा है इसका मान। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन। ठीक, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ के आइएगा सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन। ठीक, धन्यवाद।